ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं why do we fall ill, in which we have done with the many different transmission of diseases. ठीक है, now we will see manifestation of diseases. ठीक है, manifestation मतलब कि किस तरीके से जो डिजीज है वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती है. मैनिफेस्ट करना मतलब कि कैसे वो अपने आप को शो करती है. तो कैसे शो करती है डिजीजेस? दे शो देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सिम्टम्स. ठीक है, तो जो सिम्टम्स हैं उनके फॉर्म में कोई भी डिजीज अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, ये शो करती है. ठीक है, अब ये जो सिम्टम है ये दो टाइप के हो सकते हैं. एक तो हो सकते हैं ऑर्गेन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक, एंड दूसरा हो सकते हैं कॉमन सिम्टम्स. ठीक है, विच अफेक्ट द होल बॉडी. ठीक है, जबकि टिश्यू और ऑर्गेन स्पेसिफिक विच अफेक्ट पर्टिकुलर ऑर्गेन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ऑर्गेन स्पेसिफिक में अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा की, ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है और उसकी वजह से क्या क्या होता है? स्नीजिंग होती है. ठीक है, रनिंग नोज होती है. ठीक है, तो ये क्या है? इसके कॉमन सिम्टम है, नॉट कॉमन, ऑर्गेन स्पेसिफिक सिम्टम है स्नीजिंग एंड रनिंग नोज. ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा. ठीक है, जो नोज की म्यूकोसा है उसके इन्फ्लाम होने की वजह से, स्वोलन होने की वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी. तो दीज आर व्हाट? दीज आर ऑर्गेन स्पेसिफिक, बिकॉज इन्फ्लुएंजा जब होता है तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पेशली नोज और फेरिंग्स को वो अफेक्ट करता है और वहां पर ये सिम्टम्स जो है होते हैं. तो दीज आर लोकल सिम्टम. ठीक है, लोकल सिम्टम एंड जनरल सिम्टम भी कह सकते हैं इसको, ऑर्गेन स्पेसिफिक और कॉमन सिम्टम भी कह सकते हैं. जबकि अगर इन्फ्लुएंजा में कॉमन हम बात करें तो कॉमन सिम्टम जो होल बॉडी को अफेक्ट करेगा, जो कि हो सकता है फीवर. ठीक है, तो कॉमन सिम्टम विच अफेक्ट द बॉडी एंड ड्यू टू द इम्यूनिटी. ये क्यों होते हैं? इट अकर ड्यू टू द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी. और इम्यूनिटी की वजह से क्या होता है अक्सर कि हमारी ब्लड सेल्स जो है वो WBCs बढ़ जाती हैं एंड उसकी वजह से क्या होता है कि वो फर्दर फाइट करती हैं एजेंट से, पैथोजन से, और उसकी वजह से दे प्रोड्यूसेस द कॉमन सिम्टम्स. ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें, ठीक है, निमोनिया की, तो निमोनिया जो है वो क्या करता है? निमोनिया अफेक्ट करता है लंग्स को. ठीक है, लंग को अफेक्ट करेगा और लंग को अफेक्ट करेगा तो ये ब्लडी स्पुटा कॉज करेगा. ठीक है, कफ कॉज करेगा. ठीक है, अगर कॉमन सिम्टम इसके देखें तो ये फीवर कॉज करेगा. ठीक है, एनोरेक्सिया कॉज करेगा. ठीक है, तो पर्सन है उसे भूख नहीं लगेगी, उसे हाई फीवर होगा. ठीक है, तो निमोनिया लंग का इन्फेक्शन है और उसकी वजह से कफिंग होगी, ब्लडी स्पुटम होगा. ठीक है, जो कफ करेगा, जो उसमें से जो निकलेगा स्पुटम या एक्सपेक्टोरेशन या डिस्चार्ज, वो कैसा होगा? ब्लडी. तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर ऑर्गेन स्पेसिफिक सिम्टम है. ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम बात करें कॉलरा की, तो कॉलरा में क्या होगा? इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होगा और इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा? लूज मोशंस होंगे और लूज मोशंस के साथ की वजह से क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा. ठीक है, तो ये जो है वो क्या होगा? जनरल कॉमन सिम्टम्स होंगे. तो दीज आर पर्टिकुलर ऑर्गेन स्पेसिफिक सिम्टम. ठीक है, लूज मोशंस आर ऑर्गेनिक स्पेसिफिक सिम्टम जो बताते हैं कि इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है. ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें लिवर की, अगर हम बात करें, जॉन्डिस जो है हो जाता है. जॉन्डिस में लिवर का इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस जिसे कहते हैं हम. ठीक है, हेपेटाइटिस में जो है येलोइशनेस ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा. स्क्लेरा मतलब जो आई का वाइट पार्ट होता है वो येलोइश दिखता है. किसमें? इन जॉन्डिस. तो वो क्या है? एक ऑर्गेन स्पेसिफिक सिम्टम है कि जो लिवर है इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ठीक है, इसके अलावा वॉमिटिंग इज वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ जॉन्डिस.
ठीक है। तो दीज आर द ऑर्गेन स्पेसिफिक सिम्टम। जबकि जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? ड्यू टू द इम्यूनिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि एड्स की हम बात करें तो एड्स में क्या होता है कि जो वायरस है वो थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है बॉडी में एंटर करता है, या थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो बॉडी में एंट्री करता है, और उसकी वजह से क्या होता है वो जाता है लिम्फ नोड में, और वहां पर जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, स्पेशली टी लिम्फोसाइट्स, उनको वो क्या करता है, वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। और जब ये टी लिम्फोसाइट्स जो है बहुत कम होने लगती हैं, दीज टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का वर्क करती हैं, फाइट करती हैं पैथोजेंस के अगेंस्ट। तो जब ये टी लिम्फोसाइट्स बहुत कम होने लगती हैं इन केस ऑफ एड्स, तो क्या होगा, टी लिम्फोसाइट अगर कम होने लगेगी दैट मीन्स इम्यूनिटी कम होने लगेगी। तो जब टी लिम्फोसाइट कम होने लगेगी तो हमें जो जनरल दूसरे इन्फेक्शन जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया, द पर्सन विल बी प्रोन फॉर दोज इन्फेक्शंस, ठीक है। दैट मीन्स अगर वो उसकी इम्यूनिटी ही कम है तो इट विल गेट द डिफरेंट वेरियस काइंड ऑफ इन्फेक्शन और इट कैन रिजल्ट इन सीवियर इन्फेक्शंस, ठीक है। सो इट इज इट इज ड्यू टू द एड्स डिजीज, ठीक है। तो हमें समझ में आया ऑर्गेन स्पेसिफिक इन कॉमन सिम्टम्स, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स जैसे कि हेडेक, फीवर, ये क्या है, ये कॉमन सिम्टम है, ये ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेन स्पेसिफिसिटी शो नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेडेक की अगर हम बात करें तो आंखों की कमजोरी की वजह से हेडेक हो सकता है, ठीक है, एनीमिया की वजह से हेडेक हो सकता है, मेनिंजाइटिस, ब्रेन की जो कवरिंग है उनके इन्फेक्शन की वजह से हेडेक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक हो सकता है। तो दैट मीन्स हेडेक क्या है, कॉमन सिम्टम है, एक ऑर्गेन स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, ठीक है। जबकि ये हमने यहाँ पर क्या देखे, दीज आर ऑर्गेनिक स्पेसिफिक सिम्टम, कि अगर स्नीजिंग, रनिंग नोज है दैट मीन्स इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। कफ है, ब्लडी स्पुटा है दैट मीन्स इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ठीक है। कॉलेरा में इंटेस्टाइन से लूज मोशंस हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। तो दीज आर ऑर्गेन स्पेसिफिक, जबकि फीवर, हेडेक, वर्टाइगो, दीज आर जनरल सिम्टम, these are common symptom, these are not any organ specific symptom, ठीक है। तो in this way these are manifestation of disease which can occur in different symptoms, ठीक है। और ये हमें इसलिए जानना जरूरी है कि पर्टिकुलर जो सिम्टम आ रहा है इट इंडिकेट्स कि वो डिजीज जो है वो क्या हो सकती है। तो सिम्टम्स एक्चुअली रिफ्लेक्शन है किसका, डिजीज का। इसलिए अगर सिम्टम्स हमें पता हो कि कौन से डिजीज में कौन से सिम्टम्स आते हैं तो वी कैन इजीली डायग्नोज द डिजीज, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज हेल्प अस इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, ठीक है। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन प्रिवेंट डिसीजेस एंड हाउ वी कैन ट्रीट डिसीजेस, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं व्हाई डू वी फॉल इल, एंड अब हम देखेंगे कि कैसे हम डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्यों कहा गया, क्योंकि, ठीक है, क्यों कहा गया प्रिवेंशन जो है वो बेटर होता है क्योर से, क्यों, क्योंकि वंस यू गेट द डिसीज उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, उसके बहुत सारे जो है फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं। तो अगर आपको डिजीज हो जाए उससे बेटर है कि आप उसको प्रिवेंट कर लें, ठीक है। तो आज इतनी मेडिसिन में तरक्की हो गई है, ठीक है, उसकी वजह से नाउ वी नो कि कौन सी डिजीज जो है वो किस वजह से होती है, और इन दिस वे हम उसे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। सबसे पहले हमें 3 चीज़ें याद रखनी है कि किसी भी अगर पर्सन को डिजीज हो जाती हैं तो उसकी 3 लिमिटेशन फैक्टर हैं कि जो भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, इट may not recover completely, ठीक है। ये हो सकता है कि once you get the disease आपके बॉडी ऑर्गन, कोई पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन कभी रिकवर ही ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पोलियो की, तो पोलियो जो है उस इन्फेक्शन में अगर पोलियो की वजह से कोई मसल्स जो है अफेक्ट होती है और मसल जो है उसकी डिस्ट्रॉफी हो जाती है, मसल जो है बहुत वास्ट हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उस पर्सन को लाइफ लॉन्ग जो है वो पैरालिसिस हो जाता है। एंड दैट मीन्स कि अगर किसी बच्चे को पोलियो हो गया दैट मीन्स उसका जो लेग अफेक्ट हुआ है या दोनों लेग अफेक्ट हुए हैं तो उसे लाइफ लॉन्ग
जो है वो हैंडीकैप्ड रहेगा। तो दैट मीन्स अ बॉडी ऑर्गन मे नॉट रिकवर कंप्लीटली आफ्टर ही गेट एनी डिजीज, ठीक है। द पर्सन हैज टू बेड रिडन फॉर पर्टिकुलर टाइम। अगर कोई डिजीज हो गई है आपको, तो आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए तो रेस्ट करना ही पड़ेगा, दैट इज बेड रिडन फॉर पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। दूसरा, इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्टेड पर्सन जो है कैन स्प्रेड इन्फेक्शन, ठीक है। ये भी एक हमें प्रॉब्लम है कि एक अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो दूसरे हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर सकता है। तो ये क्या है, लिमिटिंग फैक्टर ऑफ डिजीजेस। ठीक है, इसलिए डिजीजेस हो ही ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट वेज में डिजीजेस का प्रिवेंशन है, ये दो तरीके से हो सकता है। पहला है प्रिवेंशन इन जनरल वे, ठीक है। दूसरा है प्रिवेंशन ड्यू टू प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस जो है उन मेजर्स को कहा जाता है जिसके के थ्रू हम पर्टिकुलर कोई डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे कहा जाएगा प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। सबसे पहला इन जनरल वे में अगर हम देखें कि हम कैसे डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम जनरल वे की बात करें तो हम बात करते हैं वाटरबोर्न डिजीजेस की, ठीक है। तो उनके थ्रू जो है वाटरबोर्न डिजीजेस को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय सेफ ड्रिंकिंग, ठीक है। तो हम वाटर जो भी पिए, सेफ वाटर ड्रिंकिंग हो, दैट मीन्स बॉइलिंग वाटर हो या फिल्टर्ड वाटर हो, वही हम हमेशा पिए। तो उससे हम क्या होगा, हम हमेशा इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, एयरबोर्न इन्फेक्शन को हम कैसे रोक सकते हैं, एयरबोर्न इन्फेक्शंस को या एयरबोर्न डिजीजेस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय प्रिवेंटिंग ओवर क्राउडिंग, ठीक है। क्योंकि ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होता है, बहुत फास्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो सकता है। तो बाय प्रिवेंटिंग ओवर क्राउडिंग वी कैन प्रिवेंट द एयरबोर्न डिसीजेस, ठीक है। दूसरा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या डायरेक्ट ट्रांसमिशन से जो डिसीजेस होती हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। उन्हें हमने कहा कॉन्टेजियस डिसीजेस, उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो कॉन्टेजियस डिजीजेस को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय मेंटेनिंग हाइजीन, ठीक है। हाइजीन अगर हम प्रॉपर रखें, ठीक है, आइसोलेट करें हम अगर पेशेंट को, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर जो कंटेजियस डिसीज है उसे फैलने से रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटेजियस डिसीजेस के बाद वेक्टर बोर्न डिजीजेस। अच्छा, ये ट्रांसमिशन भी हमने पढ़ा कि वेक्टर बोर्न डिजीजेस जो हैं वो कैसे फैलती हैं, तो एक वेक्टर के थ्रू फैलती हैं। तो अगर हम उन वेक्टर्स को ब्रीडिंग होने से रोकें तो क्या कर सकते हैं हम, प्रिवेंटिंग ब्रीडिंग ऑफ वेक्टर्स। जैसे कि अगर मलेरिया की हम बात करें या डेंगू की बात करें तो उसे मॉस्किटोस फैलाते हैं, उन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो स्टेगनेंट वाटर को हम रोकें बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, पेस्ट कंट्रोल करवाएं। क्योंकि कॉकरोच से भी आपने सुना है कि कॉकरोचेस भी जो हैं डिजीजेस फैलाते हैं, तो पेस्ट कंट्रोल करें। रेट्स जो हैं, बहुत ज़्यादा रैट्स अगर हो जाएंगे तो वो दैट कैन कॉज एपिडेमिक ऑफ प्लेग, ठीक है। ब्रीडिंग ऑफ वेक्टर, जैसे कि मैंने बताया मॉस्किटो को हम कैसे रोक सकते हैं, स्टेगनेंट वाटर को रोक के मॉस्किटो नेट्स अगर हम यूज़ करें, ठीक है, या मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स अगर हम यूज़ करें, ठीक है, या फिर हम कुछ इंसेक्टिसाइड यूज़ करें जो कि उसकी ग्रोथ को ना होने दे। तो इन दिस वे व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रिवेंट द डिजीजेस, ठीक है। तो वेक्टर बोर्न डिजीजेस को हम कैसे रोक सकते हैं, जो उनके वेक्टर्स हैं उनकी ब्रीडिंग, उनकी नंबर्स को कम कर कर हम वी कैन जो है वी कैन स्टॉप और वी कैन प्रिवेंट द डिजीजेस, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन प्रिवेंट द डिजीजेस बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है।
उसके बाद डेफिशिएंसी डिसीजेस को हम कैसे रोक सकते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिसीजेस दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो जो है किसी पर्सन को डिजीज हो सकती है। तो बाय प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट लेकर हम डेफिशिएंसी डिजीजेस को रोक सकते हैं। फोर्टिफाइड डाइट लेकर, अगर पर्टिकुलर फोर्टिफाइड डाइट मतलब कि आपने देखा होगा आयोडीन फोर्टिफाइड नमक मिलता है, दैट मीन्स नमक में आयोडीन रहता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि कई बार आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से गॉइटर हो जाता है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो अगर हम ऐसा फोर्टिफाइड सॉल्ट जो है यूज करेंगे तो वो आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो इन दिस वे प्रॉपर बैलेंस डाइट लेके या फोर्टिफाइड जो है फूड यूज करके हम क्या कर सकते हैं? किसी न्यूट्रिशन की कमी को रोक सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस थी, ठीक है, एसटीडीज को कैसे रोका जा सकता है? तो बाय मोनोगैमस। ठीक है, मोनोगैमस मतलब कि जस्ट टू हैव अ वन पार्टनर, ठीक है, एंड नॉट द मल्टीपल पार्टनर, अ पर्सन कैन प्रिवेंट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। दूसरा, प्रोटेक्टेड सेक्स बाय यूजिंग कॉन्डोम्स, a person can prevent sexually transmitted diseases। ठीक है, इन जनरल मीजर, अगर हम जनरल मीजर की बात करें तो कैसे रोका जा सकता है? जनरली हम कौन कौन सी हैबिट्स अगर हम यूज करें तो क्या हम अपनी वेरियस डिसीजेस को हम रोक सकते हैं? जैसे प्रॉपर हाइजीन अगर हम मेंटेन रखें, ठीक है, प्रॉपर रेगुलर बाथिंग, ठीक है, हैंड वॉशिंग विद द प्रॉपर हैंड वॉश, ठीक है, यूजिंग ऑफ क्लीन क्लॉथ। तो दीज क्लीन हैबिट्स अगर कोई पर्सन अपनाता है तो ही कैन प्रिवेंट द डिजीजेस। ठीक है, तो दीज आर द डिजीजेस इन विच इन जनरल वे वी कैन not all the in the general way we are talking about more diseases like more of the waterborne diseases, more of the airborne, all the airborne diseases or all the waterborne diseases or all the STDs or all the deficiency diseases. So we are talking in general way, we are not talking about the particular disease. So in general way how we can prevent the diseases वो हमने देखा. Now we will see the prophylaxis in which how we can prevent the diseases. We can prevent the particular diseases. To prevent particular diseases we use measures are called as prophylaxis. ठीक है, for example vaccines. ठीक है, vaccines are the different प्रोफाइलैक्सिस, क्योंकि वैक्सीन जो है एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट काम करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बीसीजी वैक्सीन की तो वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, या डीपीटी वैक्सीन की तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस, 3 डिजीज का टीका जो है वो होता है डीपीटी वैक्सीन. तो वो जो है क्या पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए है. चिकन पॉक्स का वैक्सीन तो वो चिकन पॉक्स के लिए है. ठीक है, तो इन दिस वे जो वैक्सीन है वो पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए एक जो है प्रिवेंशन का काम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोफाइल एक्सिस. इसी प्रकार से अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें लाइक विटामिन ए सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट, तो ये सप्लीमेंट्स क्या हैं? दीज आर फॉर पर्टिकुलर डिजीज प्रिवेंशन, सो दे आर कॉल्ड एज प्रोफाइलैक्सिस. ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में और अदर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में. Okay friends, so now we will know, now we will study the vaccine. Now we know that vaccines are one way of preventing the diseases. ठीक है, so vaccines के बारे में जो है अब हम पढ़ेंगे. vaccines जो हैं वो क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं. ठीक है, सो नाउ वी विल सी वैक्सीन्स जो है वो क्या होते हैं. एक्चुअली उसके पहले जो है हमें WBCs के बारे में पढ़ना ज़रूरी है. देखिए WBCs के बारे में हम हमेशा जानते हैं कि WBCs जो हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं. WBCs आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज सोल्जर्स एंड स्कैवेंजर्स ऑफ आवर बॉडी. सोल्जर्स मतलब क्यों कहते हैं सोल्जर्स इन्हें? बिकॉज दे फाइट विद द फॉरेन बॉडीज. देखिए कैसे फाइट करती हैं. जो हमारी WBCs होती हैं दे आर हैविंग अ प्रॉपर्टी दैट दे रिकॉग्नाइज द सेल्फ. रिकॉग्नाइज द सेल्फ मीन्स व्हाट?
जो हमारी WBCs हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं, तो वो जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो उन्हें बहुत अच्छी तरह पहचानती हैं कि ये जो हैं ये मेरी बॉडी की सेल्स हैं, और जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी में एंटर करती है तो वो उसे पहचान जाती है कि ये मेरी बॉडी की सेल्स नहीं है, दीज आर फॉरेन बॉडीज। और जैसे ही WBCs उन्हें रिकॉग्नाइज करती हैं तो वो फिर उनको अटैक करना शुरू करती है टू फॉर्म में, ठीक है। एक हमारी होती है टी लिम्फोसाइट्स, जो कि टी लिम्फोसाइट्स जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं, दीज आर द मेजर सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, और ये दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो टाइप की हैं, दीज आर सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, WBCs ऑफ इम्यूनिटी। अब ये क्या करती हैं, ठीक है। अब ये करती क्या है, तो जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करती है तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, दे प्रोड्यूसेस सम प्रोटीन्स अगेंस्ट दीज फॉरेन बॉडीज, जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये प्रोटीन के फॉर्म में होती हैं और हमारे ब्लड में फ्लो होने लगती हैं। अब जहां पर भी इन्हें वो एंटीजन दिखता है जिसके कि अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बनी है, ये एंटीबॉडीज उन्हें क्या करने लगती है, अटैक करने लगती हैं और ये उन्हें किल करने लगती हैं। तो इन दिस वे लिम्फोसाइट्स क्या कर रही हैं, बी लिम्फोसाइट्स, दे आर सिक्रीटिंग एंटीबॉडीज, जबकि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या करती हैं, दे सिक्रीट टॉक्सिन्स अगेंस्ट पैथोजेंस एंड किल देम, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्या करती हैं, उन्हें किल करती हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट क्या करती है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी WBCs का जो नंबर है वो बहुत बढ़ जाता है, काउंट, क्यों, क्योंकि वो काउंट में जल्दी से जल्दी बढ़ती है, सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन दिस वे हमारी जो WBCs है वो हमें हेल्प करती हैं, फाइट करती हैं किसके साथ, फॉरेन बॉडी से, और हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखती हैं। अब यही कंसेप्ट जो है वैक्सीन्स में यूज किया जाता है। वैक्सीन्स एक्चुअली होते क्या हैं, दीज आर किल्ड और एटीन्यूटेड पैथोजेंस injected in the body of healthy person which induces production of antibodies and prevention from diseases and prevention from future disease, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वैक्सीन में हम पर्टिकुलर डिजीज के पैथोजेंस लेते हैं जो कि किल्ड हो सकते हैं या मॉडिफाइड हो सकते हैं। मॉडिफाइड मतलब उन्हें वीक करके जो है एक बहुत स्मॉल अमाउंट बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जब वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो हमारी WBCs, ठीक है, T एंड B उसको क्या करती हैं, उसको पहचान जाती है, रिकॉग्नाइज करती हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है वो बना लेती हैं। ये एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी बनाती रहती है धीरे धीरे, और उसकी वजह से क्या होता है, जब फ्यूचर में अगर उस डिजीज का पैथोजन से जो है सामना होगा, ठीक है, या वो अटैक करेगा बॉडी को, तो वी आर ऑलरेडी हैविंग द इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट डिजीज। इसलिए वो डिजीज जो है वो उस पर्सन को कभी नहीं होगी जिसका कि वैक्सीन उसने लिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो वैक्सीन है ये दो प्रकार के हो सकते हैं वैक्सीन, ठीक है। फॉर स्मॉल पीरियड दे कैन बी इफेक्टिव फॉर स्मॉल पीरियड और दे कैन बी इफेक्टिव फॉर लाइफ लॉन्ग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पीरियड की अगर हम बात करें तो जो कॉलरा का वैक्सीन होता है, इट इज हैविंग अ पीरियड ऑफ, इट प्रोवाइड द इम्यूनिटी फॉर 6 मंथ, ठीक है। दैट मीन 6 मंथ के बीच में अगर उसे कोई उसका सामना किसी इन्फेक्शन से होता है तो उसे वो कॉलरा नहीं होगा। लेकिन कुछ वैक्सीन दे प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन ऑफ DPT, ठीक है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, ठीक है, या
जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है दैट इज फॉर मीजल्स। तो इसके जो वैक्सीन है दे प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। ठीक है, तो वैक्सीन का कंसेप्ट समझ में आया। वैक्सीन के लिए जो कंसेप्ट है एंटीबॉडीज का ही कंसेप्ट लिया गया है। एंटीबॉडीज आपने पढ़ा है पहले की क्लासेस में भी कि एंटीबॉडीज क्या होती है। दीज आर द chemicals secreted by WBCs in response to any infectious agent, ठीक है, and these antibodies kills those infectious agent, ठीक है। तो these are actually our immunity resistance against the diseases, ठीक है। Now what happen is when a small amount of killed or attenuated pathogens are injected in our blood, then what happens is our body, our WBCs produces antibodies against it, ठीक है। In next time in future if we get infection or if we get infected from these pathogens, we already have antibodies against it, so we will our antibodies will fight with this infection and we will not get that disease, ठीक है। तो वैक्सीन जो है वो इसी जो प्रिंसिपल है उस पर काम करता है। अब वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वैक्सीन का जो इन्वेंशन है वो किसने किया था, तो वैक्सीन का इन्वेंशन सबसे पहले किया था एडवर्ड जेनर ने, और एडवर्ड जेनर ने 1796 में लॉन्ग एगो, ठीक है, इसका इन्वेंशन किया था। कैसे किया था, एक्चुअली जब ये पीरियड था एडवर्ड जेनर का तो तब स्मॉल पॉक्स जो था उसकी बहुत ज़्यादा एपिडेमिक्स होती थी और बहुत सारी डिसीजेस इस स्मॉल पॉक्स की वजह से होती थी। तो स्मॉल पॉक्स की एपिडेमिक की वजह तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि स्मॉल पॉक्स की एपिडेमिक्स के टाइम पर कुछ लेडीज, ठीक है, जिन्हें कि काउ मेट्स कहा गया, मिल्क जो है मेट्स कहा गया, तो उन मिल्क मेट्स को जो कि गायों का ध्यान रखती थी और दूध जो है वो सेल करती थी, उन मिल्क मेट्स को जिनको कि प्रीवियसली, जिनको कि पहले जो है क्या हुआ था, काउपॉक्स का इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है। काउपॉक्स जो था वो एक माइनर इन्फेक्शन होता था उस वक्त, जो कि गाय से जो है ह्यूमन बींग्स में वो फैलता था। तो ये काउपॉक्स का इन्फेक्शन उन मिल्क मेट को पहले हुआ था जो कि एक माइल्ड इन्फेक्शन था। उस वजह से क्या हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्मॉल पॉक्स के एपिडेमिक्स के वक्त उन मिल्क मेट्स को जिनको कि काउपॉक्स पहले हुआ था प्रीवियसली, उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ऐसा हो सकता है कि बिकॉज दे हैव previously infected from cowpox and they are having some kind of immunity against these smallpox, so they did not encounter with the smallpox disease, ठीक है। और ये अंदाज पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक जॉन नाम का जो एक लड़का था, जॉन फिलिप, ठीक है, नॉट जॉन, जेम्स, ठीक है, जेम्स फिप नाम का लड़का था और उन्होंने उसमें क्या किया, जेम्स फिलिप को उन्होंने जो है काउपॉक्स जो है उसको इनॉकुलेट किया। काउपॉक्स का जो स्मॉल अमाउंट में पैथोजन है वो इनॉकुलेट किया और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दैट चाइल्ड ही डिड नॉट सफर विद द स्मॉल पॉक्स एंड इन दिस वे ही हैज फर्स्ट मेड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1796 और इस वैक्सीन से उन्होंने स्मॉल पॉक्स की एपिडेमिक्स को रोका और इससे बहुत जो लोग थे उनकी जान बची, क्योंकि उस वक्त ये जो एपिडेमिक्स थी ये लीथल होती थी और बहुत सारे लोगों की जान इसमें चली जाती थी, ठीक है। तो इन दिस वे एडवर्ड जेनर ने 1796 में स्मॉल पॉक्स का सबसे पहले वैक्सीन बनाया, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली अगर हम बात करें तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है एक, ठीक है, और ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में देयर आर डिफरेंट वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट डिजीजेस और इस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी हैं, जो कि सब बच्चों को लगाना जो है कंपल्सरी है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो BCG वैक्सीन जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, DPT वैक्सीन जो कि डिप्थीरिया, टिटेनस और पर्ट्यूसिस या हुपिंग कफ के लिए है, ठीक है। MMR अगर हम बात करें तो मम्स, मीजल्स एंड रूबेला के लिए है,
ठीक है। इसके अलावा टाइफाइड का वैक्सीन अवेलेबल है, चिकन पॉक्स का वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा टिटेनस के लिए अवेलेबल है, जो कि ऑलरेडी डीपीटी में भी है, अलग से भी टिटेनस टॉक्साइड जो है उसका एक वैक्सीन रहता है टिटेनस के लिए, ठीक है, टिटेनस के लिए। उसके अलावा सर्वाइकल कैंसर का भी जो है आजकल एक वैक्सीन आ गया जो कि सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करता है। हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन है, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन्स विच आर अवेलेबल टू प्रिवेंट द पर्टिकुलर डिजीजेस, ठीक है। सो इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन वी कैन प्रिवेंट पर्टिकुलर डिजीजेस, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फोर्टिफाइड फूड्स, ठीक है, फोर्टिफाइड फूड क्या होते हैं? पर्टिकुलर फूड इज सप्लीमेंट विद पर्टिकुलर फूड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन नमक या आयोडीन सॉल्ट, वो क्या है? फोर्टिफाइड है, किससे? आयोडीन से, तो इट इज कॉल्ड एज फोर्टिफाइड सॉल्ट, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए भी जो है कई ऑयल्स में रहता है, तो दैट इज फोर्टिफाइड विद द विटामिन ए, ठीक। सो इन दिस वे फोर्टिफाइड फूड जो है वो भी एक तरीका है जिससे कि हम पर्टिकुलर डिजीजेस को रोक सकते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंटेशन, ठीक है। सप्लीमेंटेशन मतलब जो प्रोन होते हैं, जैसे कि बच्चे, उनको यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी होने की वजह से अनीमिया हो जाता है, तो उन्हें आयरन सप्लीमेंट जो है दिया जाए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आयरन सप्लीमेंट दिया जाए तो उन्हें अनीमिया नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा विटामिन ए सप्लीमेंट दिया जाए, प्रोटीन सप्लीमेंट उन्हें दिया जाए, तो उन्हें क्या होगा? जो दे आर, बिकॉज चाइल्ड जो है दे आर प्रोन फॉर वेरियस न्यूट्रिशियस डेफिशिएंसी डिसीजेस। क्यों? बिकॉज उनकी जो है ग्रोथ कंटिन्यूस होती रहती है, फॉर द ग्रोथ दे विल नीड डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर चाइल्डहुड में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो जो चाइल्ड होगा उसे बहुत सारी डेफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए बाय डिफॉल्ट वी कैन प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सप्लीमेंट टू चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल आयरन सप्लीमेंट, विटामिन ए सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट, ठीक है। सो दीज आर द प्रोफाइलैक्सिस फॉर द डिफरेंट डिजीजेस, ठीक है। नाउ वी विल सी द पल्स पोलियो प्रोग्राम एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस।